नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग, और मैं हूं आपके साथ मेघा शर्मा। कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल के इस खास अंक में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, आज हम आपको लेकर चलेंगे उस राह पर जो हिमाचल की मिट्टी, यहाँ की मेहनत और यहाँ के मौसम को समर्पित है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन फलों की जिसने हिमाचल को देश में ही नहीं बल्कि विदेश के नक्शे पर एक अहम पहचान दिलाई है। आज हम बात करेंगे सेब और स्टोन फ्रूट्स की। इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। वो एक सफल बागवान है, लेकिन इसी के ही साथ साथ वो अपनी लेखनी से, अपने अनुभव से और सोशल मीडिया द ऑर्चिड ब्लूम के माध्यम से बहुत से बागवान और युवाओं को प्रेरित करते हैं। यदि आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमारे नंबर है 2800-177, 2800-178 और 0177 हमारा STD कोड है। और यदि आप जूम के माध्यम से सीधे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी ID है 8721393158 और कोड है 380757। तो आइए दिखाते हैं आपको इनकी एक छोटी सी झलक। हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हिमाचल प्रदेश न केवल अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए विश्वविख्यात है, अपितु ये अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए भी उतना ही सुप्रसिद्ध है। जहां एक और खेती बाड़ी, सरकारी सेवाओं के अलावा कला, खेल में भी यहाँ का युवा न केवल राज्य में बल्कि देश विदेशों में भी अपनी धाक जमा रहा है। वहीं दूसरी ओर कुछ किसान स्वावलंबन को लेकर प्रदेश के अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। आज हम आपसे ऐसे ही किसान का परिचय करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने विषय से हटकर नए प्रयोग कर रोजगार सृजन की एक नई अलख जगाई है। जी हाँ दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री संजीव चौहान जी। तो दर्शकों, कार्यक्रम को शुरू करते हैं और हम आशा करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए भी बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि आज आप सीधा हमारे साथ जुड़ेंगे। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सभी दर्शकों को भी, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डीडी हिमाचल का, नमस्ते हिमाचल का, कि उन्होंने मौका दिया और जो मेरे एक्सपीरियंस है बागवानी को लेकर उसको शेयर करने का मुझे एक बहुत अच्छा जो मंच है वो मिला है आज। जी संजीव जी, आज आप एक सफल बागवान है। एक लंबे अरसे से आप अपनी लेखनी से, अपनी किताबों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से लोगों से, बहुत से बागबानों से जुड़ते आए हैं। लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे कि ये जो मुकाम आपने हासिल किया है, इसकी एक सफलता की कहानी किस तरह से शुरू हुई, किस तरह से आप बागवानी की ओर आए? बेसिकली मैं तो शिमला में ही पढ़ा हूँ और मेरा कुछ फील्ड अलग था जाने का। मुझे एक सफल एडवोकेट बनना था, तो मैंने HP यूनिवर्सिटी से पहले पॉलिटिकल साइंस MA किया, तो फिर LLB करा, और LLB के बाद मुझे जो है मैंने मास्टर ऑफ जर्नलिज्म किया। पर मेरा पहला पैशन था कि मैं एडवोकेट बनूं, लेकिन मेरे को वो फील्ड में थोड़ा दिल नहीं लगा, और मैंने एज ए MGMC जब मैंने मास्टर ऑफ जर्नलिज्म जब मैंने किया, तो उसके बाद मैंने जो है पत्रकारिता करी, और जब मैं धीरे धीरे पत्रकारिता करता रहा तो मैं बागवानी के जो फील्ड थी, मीडिया में एक फील्ड होती है, तो उसकी खबरें मैं छापता रहता था। तो ऐसे तो मैं बागवान परिवार से हूँ, हमारे भी सेब के बगीचे थे, लेकिन उतना फोकस नहीं था मेरे उसके ऊपर। तो मेरा थोड़ा थोड़ा ध्यान जो है बागवानी की तरफ जाने लगा, और 2 साल मैंने मीडिया में जॉब करने के बाद
मैंने उसको छोड़ा और सीधा जो है मैं अपने पैतृक गांव जो मेरा बखोल कोटखाई में है वहाँ पर गया और मैंने जो बागवानी जो है वहाँ से शुरू करी अपने ट्रेडिशनल प्लांट्स के साथ। जी, बहुत ही खूब। वकालत से लेकर जर्नलिज्म तक, पत्रकारिता में काम करने के बाद आप जो है बागवानी की तरफ मुड़े और आज एक मुकाम आपने हासिल किया है और बहुत से बागवानों के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। तो संजीव जी, हम बात करें अगर सेब और स्टोन फ्रूट्स की, हिमाचल की जो ऊंचाई है, इसके जो डिफरेंट एलिवेशन है, उसको देखते हुए यहाँ पर कौन कौन सी वैरायटीज़ जो है वो उगाई जा सकती है। आज के दौर में ये सवाल अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि अब लोअर हाइट में भी खासतौर से सेब की बात करें तो उसका उत्पादन करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके बारे में आप ज़रूर प्रकाश डालें सबसे पहले। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जो हमारा सेब का जो 1950 का अगर आंकड़ा हम देखें तो 400 हेक्टेयर हमारे पास लैंड में उस टाइम सेब की बागवानी होती थी। आज जो 2023 में जो हमने आंकड़ा है वो 1,15,600 कुछ हेक्टेयर पे हम सेब पैदा कर रहे हैं। लेकिन सेब की पैदावार मतलब एरिया जो आया है इसके अंदर, लेकिन अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो हिमाचल में लगातार जो सेब का प्रोडक्शन जो है वो 2010 के बाद वो लगातार गिरा है। 2010 में ही 5 करोड़ से ऊपर पेटी हुई थी। उसके बाद लगातार हमारा जो हिमाचल में, जबकि एरिया हमारा बड़ा है लेकिन सेब का प्रोडक्शन गिर रहा है। तो जबकि हमने लेटेस्ट वैरायटीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं, बाहर से भी प्लांट आ रहा है, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हिमाचल के अंदर गिर रहा है। उसका बहुत सारे कारण है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि उसका कारण क्या है। लेकिन जहाँ तक अब स्टोन फ्रूट की बात है तो एक हिमाचल में वो चाहे लोअर एलिवेशन हो चाहे वो हाइट की एलिवेशन हो, वहाँ पर स्टोन फ्रूट के ऊपर काम हो रहा है और ये सेब से अच्छा जो मुनाफा जो है स्टोन फ्रूट के अंदर दिखाई दे रहा है। जहाँ तक लोअर बेल्ट की आपने बात की कि लोअर बेल्ट में जो सेब पैदा किया जा रहा है, तो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हिमाचल में हर फार्मर को बागवानी करना और ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि आने वाले समय में ये जो लोअर एलिवेशन की तरफ जो एक मूवमेंट हुआ है एप्पल का, वो कहीं ना कहीं हमारी जो फार्मर है हिमाचल प्रदेश के उनके ऊपर भारी पड़ने वाला है। क्योंकि सेब एक मतलब सिंपल सी बात है कि सेब एक ठंडे क्षेत्र का में पैदा किया जाने वाला है, लेकिन जो वैरायटीज़ जो आई हैं लोअर एलिवेशन के लिए, उसमें उस लोअर एलिवेशन में कितना मुनाफा है वो हमें नहीं पता है कि बहुत सारे लोअर एलिवेशन में सेब लगे, उसका क्या फ़ायदा हिमाचल प्रदेश को हुआ। मेरी नज़र में तो अभी तक लोअर एलिवेशन में जो अर्ली वेराइटीज़ आई उसका कोई फ़ायदा हमें दिखा नहीं। मतलब हरियाणा तक सेब लगा लेकिन कहीं हमने उसका कोई आउटकम हमारे को नहीं दिखा। लेकिन कहीं ना कहीं ये इकोलॉजिकल जो बैलेंस है आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि इसकी मार जो है हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय कहीं ना कहीं फार्मर पे पड़ने वाली है। क्योंकि ये पूरी तरह से अगर ये गर्म क्षेत्र में भी चला जाएगा और ठंडे क्षेत्र में भी लग गया तो कहीं ना कहीं जो हिमाचल प्रदेश में जो हिंदुस्तान में जो सेब की खपत है वो अभी लिमिटेड है। मतलब हम 3 करोड़ पेटी होने के बाद भी हमारी मार्केट गिर जाती है। तो सोचो कि अगर कल को हम 10 करोड़ पेटी का उत्पादन करेंगे तो उसके लिए क्या चीज़ है हमारे पास, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, प्रोसेसिंग की यूनिट चाहिए, वो चीज़ अभी अवेलेबल नहीं है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि निचले क्षेत्र में लोगों को सेब के बजाय अदर जो चीज़ें हैं स्टोन फ्रूट्स है उसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा मुनाफा है उनको। बिल्कुल, जैसे हमारा आज का विषय भी है, राहें और भी है, और अपने आप में ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम देखते हैं कि जो लोअर बेल्ट की जो हम बात कर रहे हैं, सेब उगाया जा रहा है, कमर्शियल लेवल पर शायद मुश्किल है। और एक और अहम चीज़ कि जैसे आपने बताया कि खपत होना अगर ज़्यादा हो जाए तो दाम गिर जाते हैं, और अगर ये भी मार्केट में आता है तो उसका क्या होगा। तो दर्शकों, आज आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फ़ोन के माध्यम से, क्योंकि लाइव इन प्रोग्राम है। हमारे नंबर्स एक बार मैं आपको फिर से बता दूं तो वो है 2800-177, 2800-178 और 0177 हमारे STD कोड है। संजीव जी, हम बात करें अगर जब हम सेब की बात करते हैं ख़ास तौर से, तो 2 चीज़ें हमेशा विचार में आती है, ध्यान में आती है, वो है रूट स्टॉक और सीडलिंग। मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों के लिए इन दोनों टर्म्स को सबसे पहले तो आप इजीली इनको डिफाइन करें, किस तरह से ये अलग है और इनकी क्वालिटी में क्या फ़र्क आता है आगे चलकर। देखिए, ये कंसेप्ट है, वर्ल्ड दुनिया में सारी जगह जो सेब पैदा किया जाता है, चाहे चाइना है, USA, कोई भी, इटली है, वो सारा रूट स्टॉक पे तैयार किया जाता है। पर वहाँ रूट स्टॉक पे इसलिए तैयार किया जाता है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैकेनिकली वो करते हैं, वाटर के उनके पास कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में
टोटली रूट स्टॉक पे जो है हम नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो हायर एलिवेशन है, हमारा जो अधिकतर क्षेत्र है, वो पानी सिंचाई जो है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, और क्योंकि हम टॉप हिल्स में जो है ऑर्चर्ड लगाते हैं तो वहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है। तो ये तो नहीं हो सकता कि हम पूरे बोले कि हिमाचल में रूट स्टॉक पूरा का पूरा लग जाए, ऐसा नहीं है। पर लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सीडलिंग और रूट स्टॉक में डिफरेंस ये है कि सीडलिंग में जो फ्रूट बियरिंग है वो थोड़ी सी लेट आती है और प्लांट भी विगर जाता है। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा डीडी हिमाचल के माध्यम से कि सीडलिंग को हमारे हिमाचल में आए हुए 100 साल से ऊपर का समय हो चुका है। तो बेसिकली हम वायरस की बात करते हैं कि प्लांट्स में वायरस आता है या रूट स्टॉक में वायरस आता है। तो जहाँ तक हमारी बात है कि जिस चीज़ को 100 साल हिमाचल में आके हो चुके हैं और उससे तैयार जो फल है उसी बीज से हम जो है पाल्टी तैयार कर रहे हैं, मतलब कि पौध तैयार कर रहे हैं सीडलिंग की। तो जहाँ तक हमारा है कि जो हमारा बीज है जिससे हम सीडलिंग तैयार करते हैं, उसी में ही कहीं ना कहीं वायरस जो है वो आ जाता है, जो कि हमारी प्रोडक्शन को भी घटा रहा है। क्योंकि प्रोडक्शन गिर क्यों रही है? अगर हम 2010 में 5 करोड़ पेटी से ऊपर सेब निकाल रहे थे, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, फिर भी प्रोडक्शन गिर रहा है। तो बेसिकली जो सीडलिंग है, इसके जो प्लांट तैयार हो रहे हैं वो बेसिकली उसी में ही वायरस आ चुका है। वायरस कई तरह के हो सकते हैं। आपके जब आप उससे प्लांट्स तैयार करते हैं, उसमें कई बार कलर इक्वल नहीं आता है, कई बार साइज इक्वल नहीं आता है, तो कई तरह के वायरस होते हैं। तो इसलिए हमारे को जो है रूट स्टॉक की साइड जाना चाहिए। रूट स्टॉक की साइड जब पूरी दुनिया जा रही है तो हम क्यों ना जाएं। लेकिन मैं आपको वही बताना चाहूँगा कि अगर आप सीडलिंग, आपके पास पानी की सुविधा नहीं है और आप सीडलिंग पे जो है काम करना चाहते हैं, सीडलिंग पे काम करके रूट स्टॉक पे काम करना चाहते हैं, तो आपके पास रूट स्टॉक के अब नए ऑप्शन आए हैं, जो कि आप, और क्योंकि हमारे जो ऑर्चर्ड है वो पुराने हो चुके हैं, वहाँ पर नया प्लांट हम लगा नहीं सकते हैं, वो उठता नहीं है, चलता नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, एक जिनेवा सीरीज़ करके आई है, अभी लेटेस्ट है आपके, क्योंकि आम जो हमारे फार्मर है उनको नॉलेज नहीं है। जिनेवा 890 और 869, ये 2 रूट स्टॉक है जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, चाहे आप ओल्ड ऑर्चर्ड में लगाओ और चाहे आप, और वो जो रूट स्टॉक है वो कहीं ना कहीं वायरस फ्री भी है। तो जो यहाँ पर जो M9 पे काम कर सकते हैं, उनके पास पानी है, वो M9 पे ऑर्चर्ड लगाएं, क्योंकि उसमें मुनाफा है, क्योंकि 3 साल में फ्रूट देता है और क्वालिटी फ्रूट पैदा होता है। लेकिन सीडलिंग में जहाँ बात है वहाँ उसकी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। रूट स्टॉक का जो सेब होता है उसमें क्वालिटी, कलर और शेप वो अलग रहती है। तो हिमाचल में अभी जो फार्मर M9 पे खर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि M9 का जो एक ऑर्चर्ड है, करीब एक प्लांट पे जो 2000 रुपये का खर्चा आता है, विद प्लांट का प्राइस है, आपका लगाने का प्राइस है, आपका ट्रेलिस का प्राइस है, और इसको तो मतलब अगर आप 100 प्लांट M9 के लगाओगे तो करीब आपको 2 लाख रुपए का खर्चा आता है आपका। तो बोले अमूमन हिमाचल में जो आर्थिकी है कुछ उतनी मजबूत नहीं है, तो लेकिन वो जो है अब जो ये सेल्फ स्टैंडिंग रूट स्टॉक है, जिनेवा 890 और 969, इस पे जा सकते हैं। और अगर नहीं है तो वो M111 जो रूट स्टॉक है उसको लगा सकते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जब जाएं अपने ऑर्चर्ड में तो हमेशा लेटेस्ट की ओर जाएं, पुराने की ओर मत जाएं। तो जो जिनेवा सीरीज़ है 890 और 89, ये रूट स्टॉक आप लगा सकते हैं, और ये ओल्ड लैंड पे बहुत अच्छा चलता भी है। जी, बहुत ही खूब। तो हमारे एक दर्शक का कॉल आ गया है, आइए उनका कॉल लेते हैं और जानते हैं उनका सवाल। प्रथम तो मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मेरा नाम किशन वर्मा है और मैं सरोग गांव से बोल रहा हूँ जी, तहसील। नमस्कार किशन जी। जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। संजीव जी नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार। अच्छा, आजकल हमारे बगीचे में ना जी एक पीली जैसी पत्तियां हो रही है, खासकर गोल्डन और स्पर वैरायटी की। तो वो क्या रोग है और उसकी रोकथाम के लिए क्या करनी चाहिए दवाई? बिल्कुल। देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है, और अभी मैं आपके डीडी हिमाचल के माध्यम से बता दूं कि तकरीबन हाइट के जो ऑर्चर्ड है वो 60% इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। इसके ऊपर चर्चा हम इसीलिए भी करेंगे, इनके सवाल का जो इन्होंने किया उसका जवाब भी देंगे। जी। अब मैं बताना चाहूँगा कि पहले हम जो है जो 5 स्प्रे से काम कर लेते थे, लेकिन अब जो है
इतना ज़्यादा जो फंगस जो ऑर्चर्ड के अंदर आ रहा है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा जो ये पहला इनके सवाल का जवाब दे देते हैं कि ये बेसिकली ये डिसऑर्डर भी जैसे सूखा जो रह रहा है उसकी वजह से भी होता है। सबसे बड़ी बात है कि हम ना जब मई जून का मंथ आता है तो हम स्प्रे को लेके थोड़ा सा ढीलाई बरतते हैं। उसके जो इम्पैक्ट्स हैं, क्योंकि उस टाइम फंगल जो है वो काम करता रहता है, लेकिन हमारे को लीव्स दिखती है कि ग्रीन है वो लीव्स, तो लीव से, लेकिन वो फंगस जो है अपना काम करता है। और जैसे ही बरसात आती है वो अपना काम कर चुका होता है, लेकिन उसको ट्रैवल करना होता है, तो उसको जो मॉइस्चर होता है वो ट्रैवल करता है। तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि ये पहले तो आप एक चीज़ है कि मई जून में जो है 15-15 दिन के अंतराल में जो है फंजीसाइड की स्प्रे करनी चाहिए। और दूसरी ये है कि अगर इनकी पत्तियां जो है वो अभी पीली हो रही हैं तो मतलब आपको है कि एक प्रोडक्ट हैं, आप उसको स्प्रे कर सकते हैं, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। वो मेरीविस ड्यू करके एक प्रोडक्ट आता है कंपनी का, तो उसका कर सकते हैं। वो तकरीबन आपके जो ऑर्चर्ड को जो है वो कंट्रोल करेगा। और दूसरी बात मैं यही बोलूँगा, इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप मई जून में जो स्प्रे है उसका जो अंतराल है वो आप मतलब 20 दिन ना रखें, उसको 10 से 15 दिन के बीच रखेंगे तो ये जो बीमारी है वो कंट्रोल की जा सकती है। जी। अच्छा, नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि अधिकतर रासायनिक तत्वों का प्रयोग करने के बाद ये रोग उत्पन्न होता है, ये क्या सही है या गलत? देखिए, मैं आपको वही चीज़ बताना चाहूँगा, एप्पल फार्मिंग विदाउट रासायनिक मतलब आपको केमिकल जो है वो करना पड़ेगा। जहाँ तक ऑर्गेनिक की बात है, आप नीचे से ऑर्गेनिक कर सकते हैं, आप रूट सिस्टम से ऑर्गेनिक दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर जहाँ स्प्रे की बात आती है, अगर ऐसे जो फंगस है इसको अगर कंट्रोल करना है तो आपको केमिकल का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अत्यधिक तो नहीं करना पड़ेगा मैं बोलूँगा, लेकिन जो है केमिकल जिसको उद्यान विभाग हिमाचल रेकमेंड करता है उसको भी, और कुछ जो नए केमिकल, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि जो फंगस है वो भी अपनी जनरेशन चेंज करता है। मतलब पहले फर्स्ट जनरेशन फंगस आया, सेकंड जनरेशन, और ये 8th जनरेशन, जब जनरेशन बढ़ेगी ना तो दवाई भी वही काम करेगी जो उस जनरेशन की बनी होगी। तो हो क्या रहा है कि लोग जो है अगर फंगस जो है वो हाई लेवल का है, लेकिन वो फंगस जो दवाइयाँ हैं वो मतलब अर्ली जनरेशन की करें। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप एक बार जो अपने दवाई विक्रेता है उनसे पूछो कि ये जनरेशन जो फंगस जो ये दवाई है जो आप स्प्रे में यूज़ कर रहे हैं उसका जनरेशन क्या है। तो मैं आपको बोलूँगा ये अभी जो मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताया वो 8th जनरेशन है, मतलब वो इन फंगस को मारने के लिए बहुत उपयोगी है। तो आपको मैं आपको बताऊँगा कि ऑर्गेनिक से आप फंगल डिजीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर कंट्रोल कर सकते तो चाइना और अमेरिका जो है पहले कंट्रोल कर लेता। तो इस चीज़ को, कंसेप्ट को छोड़िए। मैं मतलब विरोधी नहीं हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ऑर्गेनिक फार्मिंग रूट सिस्टम से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जहाँ स्प्रे की बात करेंगे वहाँ पर हमारे को कहीं ना कहीं केमिकल पे आना पड़ता है। और मैं इतनी बात बताऊंगा कि जो सर्टिफाइड भी है, जब उन जो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड भी हिमाचल प्रदेश में है, वो जब हार जाते हैं तो एंड में वो केमिकली करते हैं, लेकिन उसको चेक नहीं किया जा सकता कि आपने किया है कि नहीं किया है। तो वो चीज़ अलग है, लेकिन आपको केमिकल पे जाना पड़ेगा। जी, तो हमें आशा है किशन वर्मा जी आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जैसे आपने बताया संजीव जी, ये सवाल मेरे जहन में भी था कि अक्सर आज के समय में हम बात करते हैं हर एक चीज़ को कि ऑर्गेनिक पे हम फोकस कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग पे हम फोकस कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। लेकिन बात की जाए, जैसे आपने बताया कि टाइमली स्प्रे करना कितना ज़रूरी है और कितना मुश्किल है इसको अगर कमर्शियल लेवल पर करना है तो आप नहीं कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। बात की जाए अगर बाकी स्टोन फ्रूट्स की, तो उसमें क्या क्या और हम वैरायटीज़ उगा सकते हैं शिमला के अपर एरिया में या बाकी सब एरिया में हिमाचल के? देखिए, जहाँ सेब की बागवानी की बात है, इस टाइम जो सेब है, अगर अभी को छोड़ें हम, अगर एवरेजन ले तो उसमें घाटे का सौदा है वो हमारा। अच्छा। वो बहुत बड़ा घाटे का सौदा हो रहा है। हमारी जो कॉस्ट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मैं आपको वही स्प्रे वाली बात बोल रहा हूँ कि आज से 10 साल पहले हम ऑर्चर्ड में अगर 6 स्प्रे करते थे तो हम फंगस को कंट्रोल कर लेते थे। आज जो टाइम आ चुका है तो हमारे को जो स्प्रे शेड्यूल था वो पहले था हमारा 25 दिन या महीने, आज हम जो है हर 10 दिन में स्प्रे कर रहे हैं। जी संजीव जी, हम ये फ्रूट की हम बात करेंगे, स्टोन फ्रूट्स की, लेकिन एक और कॉल हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहा है। जी हेलो। हेलो जी, मैं नीरज बोल रहा हूँ शिमला से।
जी जी नीरज जी, सवाल पूछिए अपना, क्या पूछना चाहते हैं आज आप? जी हमारे यहाँ प्रॉपर शिमला में हाइट कम है, हमने पौधे जो लगाए थे उसका साइज नहीं बन रहा। हम ऐसे कौन से पौधे लगा सकते हैं जो कामयाब हो जाए सर? आपने क्या लगाया है, आपने लगाया क्या है, कौन सी वैरायटी लगाई, वो थोड़ा सा बता देंगे तो मेरे को क्लियर करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। देखो सर, वैरायटी के बारे में तो मेरे को इतना नहीं पता, लेकिन पौधे का साइज नहीं बन पाया, छोटा है लेकिन फल दे रहा है। नहीं, पौधे का साइज नहीं बना है कि फल का साइज नहीं बना है? नहीं, पौधे का भी साइज नहीं बनना है, फल कम देता है। वो तो देता है, रूट स्टॉक है, सीडलिंग है, थोड़ा सा पता है कि अगर आप क्लियर बताएंगे तो मैं आपको आइडेंटिफाई कर पाऊंगा ना। रूट स्टॉक लाके लगाए थे ये। कौन सा रूट स्टॉक लगाया आपने? उसका नाम नहीं पता मेरे को। देखिए, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर है, आप जाके मेरे पेज है ऑर्चर्ड ब्लूम पे, वहाँ पर जाइए, जो मेरे से मदद होगी वो बेसिकली मैं ये चीज़ें अभी आपको बहुत चीज़ें नहीं पता है तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे से पर्सनली। हम कौन सा लगा सकते हैं जी? क्या जी? जो कामयाब हो जाए, यहाँ कौन सा लगाते हैं? नहीं, लगा सकते हैं। देखो, आप मेरे हिसाब से आप अगर लोअर एलिवेशन में तो आप सेब के बजाय स्टोन फ्रूट में जाइए, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद आपको रहेगा। और मैं आपको बताता हूँ कि कि अभी जो स्टोन फ्रूट है उसकी डिमांड भी है, बहुत ज़्यादा है, और करीब करीब अगर आप मैं एप्रिकॉट्स की बात करूँ तो 800 ग्राम का जो पैनेट है वो बिक रहा है 80 रुपये से लेके 160 रुपये तक। तो मेरे को लगता नहीं कि सेब इम्पॉसिबल है कि कभी भी सेब इतना महंगा बिक पाएगा। और जो पलम का रेट है वो अभी भी जो है 40 रुपये से लेके 100 रुपये पैनेट तक बिक रहा है। तो मेरे को लगता है कि अमूमन जो सेब है वो इतना महंगा नहीं बिकता है, सिवाय जुलाई को छोड़ के। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है स्टोन फ्रूट पे जाइए, वो ज़्यादा बेहतर है। और बाकी अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत हो, आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट करिए, हो सके जो मेरे से मदद होगी मैं आपको कर दूंगा, क्योंकि पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि आपने कौन सी वैरायटी लगाई है, कौन सा रूट स्टॉक है, तो मैं इनकी मदद कर पाऊंगा। जी, धन्यवाद नीरज जी कॉल करने के लिए। और यदि आपको ज़्यादा जानकारी है और यदि अभी कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं पता है, वो बाद में भी आप जुड़ सकते हैं। जैसे संजीव जी ने बताया कि इनका पेज है, वेबसाइट है द ऑर्चर्ड ब्लूम, वहाँ पर भी आप इनसे जुड़ सकते हैं। संजीव जी, जैसे हम बात कर रहे थे, फिर से हम इस पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फंगस की बात कर रहे थे। हाँ जी, तो स्प्रे का बात है, स्प्रे जो है हम 10 दिन में स्प्रे शेड्यूल करना पड़ा। मैं अपने ऑर्चर्ड में आज से 10 साल पहले जो है 8 स्प्रे करता था, आज मैं 22 स्प्रे कर रहा हूँ। वो मेरी मजबूरी है। बेसिकली मेरी को क्वालिटी चाहिए, अगर मेरी क्वालिटी नहीं तो मार्केट में मेरे को दाम नहीं मिल रहा है, तो मेरे को 20 से 30 रुपए किलो, अगर मेरी डी ग्रेड क्वालिटी का सेब है तो फिर वो 20 से 30 रुपए किलो बिक रहा है। और अब अगर अच्छी क्वालिटी का है तो हमारे को क्या है कि बहुत तरह के फंगल इन्फेक्शन है, इंसेक्ट्स हैं, तो उनके लिए स्प्रे करना पड़ रहा है। तो जहाँ तभी मैंने बोला कि ऑर्गेनिक में ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पाती है, तो अब शेड्यूल इतना ज़्यादा टाइट हो चुका कि जो बागवान है वो स्प्रे में इतना बिजी और उसका जो कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, और हम जो है फंगस को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, और हमें स्प्रे शेड्यूल जो है 8 से 10 दिन में लाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सेब की बागवानी है वो अलग तरह आने वाले जो 10 साल पीछे थी और अब है वो बहुत आगे बहुत बदल चुकी है। और जो हमारा जो इनकम है फार्मर का वो लगातार सेब में तो गिरा ही है। बेस्ट है कि आप स्टोन फ्रूट में लगाइए, उसमें जो कॉस्ट है हमारी वो बहुत कम है और जो इनकम है वो ज़्यादा है। जी, तो ये पैराडाइम शिफ्ट की जो हम बात करते हैं वो हमें बागवानी में भी देखने को मिल रहा है। और हम अक्सर, जैसे आपने बताया कि सेब के पीछे हम भागे चले जाते हैं, लेकिन स्टोन फ्रूट का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हमें मिल रहा है, और इसलिए हमें स्टोन फ्रूट की तरफ भी आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए। बात की जाए, आपने तो बहुत ज़्यादा स्टोन फ्रूट्स की भी वैरायटी है, 40 से ऊपर आपके बगीचे में वैरायटी है। और बात की जाए खुमानी की, आपने खुमानी लगाई है स्पेन की, अगर मैं गलत नहीं हूँ। थोड़ा उसके बारे में बताइए कि ये अलग अलग जो वैरायटीज़ है स्टोन फ्रूट्स की, किस तरह से ये हेल्पफुल साबित हो रही है, मार्केट में अच्छा रेट भी मिल पा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, लाल सेब, हिंदुस्तान में लाल सेब और ग्रीन पीएस वही बिकती है। अगर आपने ट्राई किया, ग्रीन सेब तो नहीं बिकता, ग्रैनी स्मिथ वर्ल्ड वाइड बिकता है, लेकिन अगर आप हिमाचल की बात करो उसको कोई नहीं खरीदता, क्योंकि हिमाचल क्या इंडिया में कहीं नहीं खरीदता है। बेसिकली जो हिंदुस्तान का जो हमारा फार्मर है। जी संजीव जी, थोड़ा सा फिर से मैं आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि आज जो हमारे दर्शक हैं वो हमें ज़्यादा अच्छे से सुन रहे हैं और कॉल पे कॉल आ रहे हैं। पारुल जी हमारे साथ जुड़ रही है, जो तत्ता पानी से संबंध रखती है। जी पारुल जी। तो हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं अगर फल बेचना अपना मेन व्यवसाय करना चाहती हूँ, तो मेरा संजीव जी से प्रश्न है कि तो उनके क्या सुझाव है।
आप क्या सेब वहाँ पर क्या करना चाहते हैं? आप स्टोन फ्रूट लगाना चाहते हैं कि सेब लगाना चाहते हैं आप वहाँ पर? अगर हम सेब की भी लगाना चाहते हैं तो क्या वैरायटी आप प्रेफर करेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सेब को छोड़ के जो है आप स्टोन फ्रूट के ऊपर जाइए। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि जो स्टोन फ्रूट है, पहले स्टोन फ्रूट में ऑप्शन नहीं था हमारे पास, तो खुमानी एक ही थी येलो कलर की जो आती थी। आपने स्पेन की बात की थी, तो एक ब्लेरो एप्रिकॉट्स है, मिकाडो है, तो आप ना कोशिश करिए कि आप जो है एप्रिकॉट्स के ऊपर जाइए, क्योंकि एप्रिकॉट्स जो है अब अर्ली हार्वेस्ट हो रहे हैं, जैसे मिकाडो हैं, बॉत्सलिनो है। तो मेरा इनको सुझाव यही है कि आप सेब की तरफ ना जाके स्टोन फ्रूट, ज़्यादातर आप खुमानी की तरफ जाइए, क्योंकि उसका जो मार्केट है वो एक्सपेंड कर रहा है। बेसिकली एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि खुमानी का क्या खासियत है। ये एक फ्रूट है, एप्पल एक फ्रूट है जो 3 तरह से काम करता है। आप खुमानी को मार्केट बेच सकते हैं, आप उसको बेच सकते हैं, मार्केट में अच्छा प्राइस मिल गया। अगर आपको प्राइस नहीं मिला तो आप उसको निकाल के उसकी गुठली जो है उसका जो ऑयल है वो करीब 1000 से 1500 रुपये लीटर है। तो और अगर यहाँ तक कि हमारे जो जुब्बल के कुछ फार्मर हैं, वो खुमानी जो उसका पल्प निकलता है उसका आम पापड़ निकाल के और उसको आगे मार्केट बना रहे हैं। तो ये पहली एप्रिकॉट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको 3 तरह से जो है इनकम दे सकते हैं। तो आप अगर एप्रिकॉट की तरफ जाएंगे तो मेरे हिसाब से इनके एप्रिकॉट बहुत अच्छा होगा। तो इनको वैरायटीज़ मैंने बोल दी हैं, ये मिकाडो लगा सकते हैं, ये बॉत्सलिनो लगा सकते हैं, ये रोबिल लगा सकते हैं। और तीनों ही एप्रिकॉट जो है, एक एप्रिकॉट जो है एक हॉलीकॉट है, 2 एप्रिकॉट येलो है और 2 बिल्कुल रेड है। और मैंने आपको पहले ही बोला, हिंदुस्तान में जो लाल चीज़ है उसका जो क्रेज़ है, वो चाहे फ्रूट है चाहे कोई, वो बहुत ज़्यादा है। तो इंडियन मार्केट में जो लाल चीज़ है, तभी एप्रिकॉट को दाम ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि जो अभी जो 200 रुपये पैनेट्स या 200 रुपये बिक रहा है वो लाल रेड एप्रिकॉट है, उसका नाम है ब्लैरो। तो वो चीज़ें हैं। तो आप जो है एप्रिकॉट की साइड जाइए, वो वहाँ पर आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। सिर्फ ध्यान ये रखिए कि आप उसको रूट स्टॉक पे लगाएं, तो ज़्यादा फ्रूटिंग भी अर्ली देगा और प्लांट भी कंट्रोल रहेगा आपका। जी, तो पारुल जी, हमें आशा है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तो आप स्टोन फ्रूट की जो खुमानी की वैरायटी आपको बताई है वो आप ज़रूर लगा सकती हैं। बात की जाए तत्ता पानी की ही, हम मीडिया की बात कर रहे हैं जी। संजीव जी, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका कॉल लेते हैं और जानते हैं उनसे उनका सवाल। जी संदीप जी। मैम, ये मैं संजीव चौहान जी से पूछना चाहूंगा जी, ये रस्ट माइट पे पियर्स के लिए क्या रिकमेंडेशन करते हैं मैम? देखिए, वैसे तो मेरा पीएस के ऊपर ज़्यादा काम नहीं है, पर रस्ट माइट के लिए बेसिकली लोग इंसेक्टिसाइड ही करते हैं। मेरा ज़्यादा पीएस, मैं एप्पल्स और एप्रिकॉट्स पे ज़्यादा काम करता हूँ। पर जहाँ तक मेरा मानना है कि इंसेक्टिसाइड की आप स्प्रे कर सकते हैं। और एक और चीज़ है जो सबसे ज़्यादा रस्टिंग की शिकायत आती है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, वो आता है कि हम जो सेब में स्प्रे करते हैं वो नाशपाती में भी कर देते हैं। तो वो एक ध्यान आप रखिए, जो कई बार वो रस्ट माइट होता है, कई बार वो आप जो सेब की जो स्प्रे हैं जो आप नाशपाती पे करते हैं, उसकी वजह से भी उसमें जो है वो रस्ट आता है और बाद में यही बोलते हैं कि रस्ट माइट आया था। तो लेकिन मैं आपको यही रिकमेंडेशन करूंगा कि आप जो है इंसेक्टिसाइड के स्प्रे कर सकते हैं 1 या 2 बार। एक बार शुरू में कर सकते हैं और एक बार जो है आजकल कर सकते हैं। दूसरा, आप जो है उसमें यूरिया और डाइथिन का स्प्रे, सिर्फ सिंपल जो पीएस में जो हमारा जो स्प्रे है वही होता है। लेकिन आजकल अमूमन क्या हो रहा है कि बगीचे में जो है वो नाशपाती साथ है तो वो सेब वाली स्प्रे कर देते हैं, तो उससे बचेंगे तो आपका जो ये रस्ट की जो समस्या है वो कम आएगी पीएस में। तो बेस्ट है कि आप जो है डाइथिन विद यूरिया और इंसेक्टिसाइड का अगर आप स्प्रे करें तो आपको इनकी जो समस्या है वो खत्म हो सकती है नाशपाती के अंदर। जी, और सर, सेंटा मारिया जो आपने पियर्स इंपोर्ट की है उसका एक्सपीरियंस कैसा है सर? ऑल ओवर हिमाचल में किस एलिवेशन पे काम कर सकते हैं उसमें? सर मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज़बरदस्त पियर है, उससे ज़्यादा फिनिश पियर का मैंने आज तक नहीं देखा है। सबसे फिनिशिंग जो मैंने अभी वीडियो शेयर भी किया है, मैंने 2 दिन पहले वीडियो शेयर किया अपने पेज पे, तो बहुत अच्छी है। सबसे खास बात उसकी वो है कि उसका जो ग्रोथ हैबिट है वो बहुत हैवी है और फ्रूट जो है वो बहुत साफ है, बिल्कुल ऐसा लगता है किसी तरह का। हमने अमूमन उसमें और भी स्प्रे करी, कोई रस्ट माइट की शिकायत नहीं। और जो सेंटा मारिया है, मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो ये पियर जो है मतलब आने वाले समय में हिमाचल के अंदर मतलब एक पियर को अलग मुकाम पे ले जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं बोलूँगा, पैकम भी बहुत अच्छी पियर है, हम भी काफ़ी रिकमेंड किया, पहले लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अभी जो पैकम को जो पैसा मिल रहा है, अगर अब कोई वैरायटी जो पीएस को बीट करेगी वो करेगी सेंटा मारिया पीएस। जी।
बहुत ही खूब। तो हमें आशा है कि आपको भी आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। संजीव जी, आपकी हम बात करें खास तौर से सेब की गाला वैरायटी की, उसमें आपने बहुत काम किया है, थोड़ा उसके बारे में बताएं कि किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है मार्केट में। देखिए, गाला जो है वो उसने डिलीशियस को भी पछाड़ दिया है, और वो एक गाला ही है जो लोअर एलिवेशन में जहाँ बागवान जो है वो खींचा चला है। मैं आपको बोलूँगा कि सिरमौर जैसी जगह जहाँ लहसन की खेती, कई बार लहसन 100 से 250 रुपये किलो बिक रहा है, लेकिन वो भी आज गाला की खेती कर रहे हैं। मार्केट बहुत वास्ट है, सेब बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल बहुत ब्रांडिंग है इस सेब की, गाला अलग अलग तरह का है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह ये मास में फैल रहा है, आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं एक ये सेब जो है कहीं ना कहीं मार्केट में जो है इसके दाम गिरेंगे, क्योंकि ये लोअर से लेकर हाई एलिवेशन पे लग रहा है और अच्छा सेब है। अभी आने वाले 10 सालों तक तो हम बोल सकते हैं कि लोगों को बहुत अच्छा इनकम मिलने वाला है, और वैरायटीज़ भी बहुत अच्छी है, क्योंकि टेस्टफुल सेब है और क्रॉप जो है वो ज़्यादा लगती है, और पॉलिनेशन का कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ फर्टाइल है। तो मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो गाला जो है आने वाले समय में, अभी आने वाले 10 सालों तक ये चलने वाला है, और इसने कहीं ना कहीं जो डिलीशियस सेब है हमारा उसको जो है पीछे छोड़ दिया है, और जो वर्ल्ड वाइड भी जो गाला है उसको एक्सेप्ट किया है, और हिंदुस्तान की मार्केट में भी एक्सेप्ट हुआ है। वर्ल्ड मतलब हिंदुस्तान में सारी जगह जो गाला है वो बहुत ऊंचे दाम है। तो अच्छा सेब है और लोगों को लगाना चाहिए, लेकिन एक ही इसमें दिक्कत है कि इसमें जो है साइज़ नहीं बनता है, तो उसके लिए फ्रूट थिनिंग करना बहुत ज़रूरी है, और जो कटिंग्स है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आने वाले समय में अभी 10 साल तक बागवानों को गाला को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको बेस्ट प्राइस जो है वो मिलने वाला है। अरे वाह, बहुत ही खूब। गाला की इसी उम्मीद पर हम अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं आपके बगीचे की सैर पर और दिखाते हैं गाला की इस वैरायटी को। तो ये है गाला रेड। ये इस टाइम जो है 6800 की हाइट पे है आरएमएस साइनवुड ऑर्चर्ड में। अगर आप इस वैरायटीज के बारे में नेट पे जानना चाहेंगे तो आपको किसी तरह का डाटा जो है वो उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन अगर आरएमएस साइनवुड ऑर्चर्ड की बात करेंगे तो ये वैरायटी हमने आज से 3 साल पहले लगाई थी, और बेसिकली हमने मांगा फैंजम था, और ये फैंजम के नाम पे जो है वैरायटी जो आई है वो है गाला रेड। तो इसका खास बात इस वैरायटी की यही है कि ये वैरायटी की जो साइज है वो हमारे ऑर्चर्ड में जो 300 प्लांट जो लगे हैं करीब करीब, उसमें जो सारा साइज है वो लार्ज और मीडियम है। दूसरी खास बात है कि इस वैरायटी में जो इलोंगेशन है, फ्रूट इलोंगेशन, वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो जो गाला रेड वैरायटी है, अगर बागवान ये नेट पे इसको खोजना चाहे तो वो नहीं मिलेगी, लेकिन जिस तरह इसने लगातार आरएमएस ऑर्चर्ड में जो परफॉर्मेंस है 2 साल में किया है वो बहुत ही गजब कर रहा है, और इसका जो फ्रूट है वो फ्रूट लार्ज और मीडियम में जो है इस बार आरएमएस ऑर्चर्ड साइनवुड में देखने को मिल गया। जो इसकी रिकमेंडेशन है इस वैरायटी की, ये वैरायटी क्योंकि नेट पे या किसी नर्सरी की अभी तक हमें नहीं मिल पाई है, लेकिन अगर कोई फार्मर, हिमाचल प्रदेश का कोई किसान जो है टॉप ग्राफ्ट करना चाहता है या टॉप ग्राफ्ट पे गाला लगाना चाहता है, तो इस गाला को वो स्पेशली तौर पे जो है वो लगा सकता है, क्योंकि इस गाला में जो साइज है, जो इसका जो साइज है वो साइज लार्ज और मीडियम में ही देखने को मिलता है। जी हाँ, तो ये हमने बात की गाला की। संजीव जी, कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे आप इस वैरायटी के लिए कि इसका एलिवेशन क्या है और कौन कौन उगा सकते हैं? देखिए, मैं गाला को लेकर एक चीज़ बता देता हूँ कि गालाज, लोग बोलते हैं कि हाइट में गालाज नहीं लग सकते, लेकिन आप हाइट वाले ऑर्चर्ड में भी गाला लगा सकते हैं, क्योंकि अभी तक जिन्होंने 7000 के ऊपर के जो लोग हैं वो बेसिकली वही रेड गोल्डन वगैरह पे काम कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अब गाला की जो हाइट्स के लिए जो वैरायटीज़ हैं वो लगा सकते हैं, जैसे कि गाला वोल एक वैरायटी है, और एक फेन प्लस सिलेक्ट करके गाला है, वो बहुत अच्छा गाला है, और उसकी साइज तो मतलब अब मैं ये क्योंकि लोअर में तो गाला हो गया और हमारा जो गाला है वो 10 अगस्त तक ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद गाला मार्केट में नहीं मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हायर एलिवेशन है वो भी गाला के ऊपर काम कर सकते हैं। और हाँ, गाला का चयन करना बहुत ज़रूरी है, जैसे डार्क बैरन आप नहीं लगा सकते, फैंजम आप 7000 से ऊपर नहीं लगा सकते, आप नैरेसिमो आप नहीं लगा सकते। तो ये जो वेराइटीज़ है, नैरेसिमो हो गया, डार्क बैरन हो गया, ये आप शिनेको रेड हो गया, ये आप 6500 से नीचे लगा सकते हैं। लेकिन आप जब 6500 से ऊपर जाओगे तो आप इन वेराइटीज़ को ट्राई कर सकते हैं। फैन प्लस सिलेक्ट है, गाला वोल है, और
ये जो वैरायटीज़ है खासकर ग्रैनी स्मिथ भी लगा रहे हैं, लेकिन ग्रैनी स्मिथ को हमारे जो अभी मार्केट में, इंडियन मार्केट में उतना प्राइस नहीं मिल रहा है जितना कि गाला को मिल रहा है। तो गाला की अब हाइट्स के लिए भी वैरायटीज़ आई है, वो उसको लगा सकते हो। जी संजीव जी, जैसे आपने बात की कि अगस्त तक ये सीजन रहता है, लेकिन का। आपकी एक और खास बात ये, न्यूजीलैंड का एक और सेब आपने लगाया है जिसने एक्सटेंड कर दिया है, नवंबर दिसंबर तक भी वो आगे पहुंच जाता है। थोड़ा उसके बारे में बताइए, जो लेट वैरायटी जो है ये सेब की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम भी छोटे, बहुत बड़े फार्मर नहीं है, छोटे से फार्मर है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हमने अपने ऑर्चर्ड में ऐसी कोई वैरायटी है जो हमने 25 मई से शुरू करा है सीज़न, और हम नवंबर एंड तक सीज़न ख़त्म करेंगे। पर हमने वो सारी वैरायटीज़ लगाई हैं ताकि हम जो है कंटिन्यू हम उसमें बिजी रहे। मतलब हम मई से शुरू करेंगे और नवंबर एंड तक। तो ये जो आपने नवंबर की बात की, इस सेब का नाम है लेडी इन रेड, और न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली वैरायटी है लेडी इन रेड। तो वो शौक था, हमने बाहर से लाया और उसको लगाया, और वो सेब मतलब हमारे जो हायर एलिवेशन है, मतलब कि जैसे अपने किन्नौर का एरिया है, वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। वहाँ पर लोगों ने अभी ट्राई नहीं करा है क्योंकि बहुत लिमिटेड ही, हमारे पास भी लिमिटेड है, हम लोगों को नहीं कर पाए। लेकिन लेडी इन रेड एक अच्छा सेब है जो कि हमारे किन्नौर के ऊपर के हैं या लाहौल स्पीति के एरिया, वहाँ पर उसकी जो परफॉर्मेंस आएगी वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। और हम जबकि उसको 6,900 पे हमारा ऑर्चर्ड है, तो उसको हार्वेस्ट करते हैं 15 नवंबर के बाद। और वो सेब जो है उसकी शेल्फ लाइफ इतनी मजबूत है कि उसको हम ऑन टेबल 6 मंथ रख सकते हैं, ऑन टेबल 6 मंथ। मतलब आप हमारे घर जो भी लोग आते हैं, जब कभी विजिट करते हैं, तो हम उनको वो सेब पर्सनली खिलाते हैं, मार्च अप्रैल तक खिलाते हैं। तो वो इतना अच्छा सेब है। तो हमको चाहते हैं इन वैरायटीज़ की और भी हमारे को जाना चाहिए। हमारे को फोकस नहीं होना चाहिए कि गाला है, ये जेरोमाइन है, Z1 है, नहीं। हमारे को ऐसी वैरायटीज़ भी लगानी चाहिए जो कि हिमाचल में धीरे मार्केट को भी स्टैंड करे और धीरे धीरे मतलब कि मिलती रहे यहाँ पर। क्योंकि हमारा फोकस ये भी नहीं होना चाहिए कि हमने सेब जो है अहमदाबाद और दिल्ली ले जाना है। हम ऐसा सेब पैदा करें ताकि हमारे हिमाचल में उसकी खपत हो जाए और हमारी आर्थिकी और मजबूत रहे। जी, बहुत ही खूब। जलवायु परिवर्तन एक ऐसा मुद्दा है जो जीवन के हर एक पहलू पर अपना कहीं ना कहीं प्रभाव छोड़ रहा है। बात की जाए बागवानी में भी, हम देखते हैं अर्ली फ्लावरिंग हो जाती है, फ्रॉस्ट हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जो चुनौतियां हैं वो किसान बागवान भाई बहनों को जो है उससे जूझना पड़ता है। तो इन सब चुनौतियों से बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, पर्यावरण तो बहुत ज़रूरी है, और सेब में सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसी का ही, मतलब इसने बहुत नुकसान सेब बागवान, जहाँ तभी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं कि जो वेदर 2010 से पहले था, तो हम 2010 में 5-5.5 करोड़ पेटी सेब कर पाए, और अब जो 2025 में हमारा लगातार 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ 2.5 करोड़। तो ऐसा क्या हो रहा है कि हम लेटेस्ट वैरायटीज़ भी लगा रहे हैं, और करोड़ों रुपए के इंपोर्ट प्लांट मटेरियल भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन क्यों गिर? उसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो है जलवायु परिवर्तन का। जो ये क्योंकि जो सेब है, सेब जो है ठंडे क्षेत्र का ही फल है, और ये बात मानना पड़ेगा। आज चाहे बागवानी सोलन में हो रही हो, चाहे सरमौरी में, लेकिन अल्टीमेटली जो एप्पल है वो ठंडे क्षेत्रों में ही होता है, और उसकी परफॉर्मेंस वहाँ पर ज़्यादा अच्छी होती है। तो जब से ये जो मौसम बदला है, उसके देखो इन्फेक्शन हमारे ऑर्चर्ड में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। और हमारा जो मतलब अगर मेरा 500 पेड़ का बगीचा है, तो उसमें से आने वाले 10 साल में मेरे 500 में से सिर्फ 300 पेड़ सूख चुके हैं और 200 पेड़ ही बचे हैं। वो उसका बहुत ज़्यादा मानता हूँ, वो भी प्रोडक्शन, जो हमारी प्रोडक्शन है उसमें गिरावट ला रहा है। लेकिन हमको अपने पर्यावरण को, अगर बागवानी को बचाना है, तो उसको लेकर भी हमारे को कदम उठाने पड़ेंगे। हमारे पास पानी की सुविधा नहीं है, तो उसका भी ड्रॉबैक है। पहले हमारे को पानी मिल जाता था, बर्फ़ गिरती थी। आज जो है, और जहाँ तक बोला, जो सेब बागवानी है वो सबसे ज़्यादा जो है पानी पर ही निर्भर है, और सेब के लिए सबसे ज़्यादा, जितने भी फ्रूट्स है, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो पानी की रहती है। तो है, पर्यावरण का बहुत बड़ा रोल है, उससे प्रोडक्शन भी गिर रहा है। हमारे ऑर्चर्ड भी जो है वो लगातार उसमें क्वालिटी की में गिरावट आ रही है, और बीमारियां बहुत आ रही है। तो वो पर्यावरण का बहुत बड़ा है, उसको सबको हमारे को जो है मिलके ये करना। सरकार तो इनिशिएटिव ले ही रही है, लेकिन मेरा भी आपके DD न्यूज़ के माध्यम से अनुरोध है सभी बागवानों से कि हम हर साल जो है 500 पेड़ सेब का लगाते हैं। अभी बरसात का मौसम है, आके जो है 10 पेड़ जो है ना देवदार के कहीं पर लगा दें, उसको पर्यावरण को करें। वो एक वीडियो शेयर करें। आज सोशल मीडिया में सब फ्रूट की वीडियो शेयर करते हैं। एक बार आप जो है
ये चीज़ भी करिए कि आप इकट्ठे संगठित होकर इस पर्यावरण को बचाते हैं, क्योंकि हम तो अपना समय निकाल चुके हैं, लेकिन आने वाला जो हमारा जनरेशन है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि हम जो 500 पेड़ लगाए इस बार जो है इस बागवानी को बचाने के लिए एक बार प्रण ले ले कि 10 पेड़ वो देवदार के लगा दें। तो अगर 10-10 पेड़ करके भी हमने लगाए, जब हम 2050 में जो हमने 1950 में 400 हेक्टेयर भूमि को आज 2023 में 1,16,06,000 कुछ हेक्टेयर जो है हमने जो है वो अपना जो है बागवानी में ला दिया है। तो क्या हम हिमाचल प्रदेश में मिलके जो है इस जो वन क्षेत्र है क्या उसको हम बढ़ा नहीं सकते? तो मेरा इनिशिएटिव है, मैं खुद इसमें बहुत जुड़ा रहा हूँ। हमने अपने विलेज में खुद बहुत सारी तालाब बनाए हैं, अपने पैसों से बनाए हैं, और मतलब लोगों को वहाँ प्रोत्साहित करते हैं कि जो वन्य संपदा है उसको बचाया जाए। तो मेरा ये की अनुरोध है कि अगर हमको इस बागवानी को बचाना है ना, तो हमारे को पर्यावरण को बचाना होगा, और एक साथ होके वो 500 पेड़ की जगह इस बार से शुरू करते हैं कि मुझे 10 पेड़ जंगल में लगा के जो है देवदार के लगाने हैं, ताकि जो बागवानी जो है हिमाचल प्रदेश की वो आगे बढ़े। तो ये सबके साथ है, और पर्यावरण सही में ही हमने पर्यावरण को छेड़ा है, और आज बागवानी जो है वो खतरे में है पर्यावरण की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल प्यारे दर्शकों, हम वही बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। हमें अपने आज का ही नहीं, अपने भविष्य का भी ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर बात की जाए संजीव जी, हमने बात कर ली कि किस तरह से मैनेजमेंट करना है अपने ऑर्चर्ड का, लेकिन एक और अहम जो स्टेप आता है वो आता है पोस्ट हार्वेस्टिंग, कि उस समय हम क्या ऐसी चीज़ें करें, ग्रेडिंग और वो सारी चीज़ें जितने भी स्टेप्स रहते हैं वो सारे हम अपनाएं कि हमें एक अच्छा दाम भी मिले और अच्छी उपज हमारी हो सके। देखिए, जब हम मार्केट में अपने सेब को ले जाते हैं तो उसकी पैकिंग जो है हमारे को पैसा दिलाती है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहने की ज़रूरत है। अब तो बहुत सारी, पहले तो हाथ से हम पूरा ग्रेडिंग करते थे, अब तो बहुत सारी मशीनें आ गई हैं जिसकी मदद से हम करते हैं। तो देखिए, कंसेप्ट क्लियर है। सरकार ने भी इनिशिएटिव लिया, जो हम 35-35 किलो की पेटी भरते थे उसको सरकार ने कहीं ना कहीं कंट्रोल करके 22 की, उसका फ़ायदा हुआ बागवानों को, और आज जो है फ्रूट की जो डिमांड है वो बढ़ी है, और हमारे को उसका दाम भी अच्छे मिलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, और क्वालिटी के ऊपर बहुत फोकस करना बहुत ज़रूरी है। हम क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। अभी देखिए अभी देखो जून आया और मार्केट जो है पूरी सेब से भर चुकी है। तो बागवानों से भी अनुरोध है कि वो फोकस, मतलब वेट करें, क्योंकि ये इंडस्ट्री है, अगर हम जितने जल्दबाजी हम करेंगे उतना नुकसान हमारी इंडस्ट्री को ही होगा उसका। तो क्वालिटी बहुत अहम है, क्वालिटी अपने टाइम से बनेगी, तो उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी ही रहता है। कि लोगों का है कि अभी सेब तैयार हो गया, कच्चा है, पक्का है, मार्केट में दाम मिल रहा है, ले जाना है, लेकिन आप रुक के क्वालिटी बना के, और क्वालिटी को हमेशा जो है हिमाचल प्रदेश में और हिंदुस्तान में जो इसको दाम मिले हैं, क्वालिटी एप्पल बिकता है, आपको वेट करने की ज़रूरत है। और जो हार्वेस्टिंग है उसमें बहुत सारी, सब लोगों को पता है, 100 साल से बागवानी कर रहे हैं, मैं इसके ऊपर बात करूंगा कि आपको कैसे करना है, वो कर रहे हैं लोग, लेकिन इतना ज़रूर है कि वेट करें, और जब आपके बगीचे में सेब पूरा मैच्योर हो जाए उसके बाद ही आप जाएँ, तो आपको दाम अच्छे ही मिलेंगे उसको लिए। संजीव जी, इसके साथ ही हम बात करें जो ट्रेडिशनल मंडीज है उसमें तो हम अपना सेब, अपने स्टोन फ्रूट्स बेचते ही आए थे, लेकिन अभी हम देखते हैं डिजिटल युग है। बात की जाए ई कॉमर्स की, FPO की, तो कितना ये कारगर साबित हुए हैं हमारे बागवान भाई बहनों के लिए? देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब तो बहुत सारे स्टोर्स आते हैं, वो वहीं से सेब खरीदते हैं, हमारे को फ़ायदा हुआ है। बहुत बड़े बड़े स्टोर आते हैं, बगीचों से सेब खरीदते हैं, लेकिन इतना आम जो किसान है ना वो इसकी रीच में नहीं है। बड़ा बागवान है, वो पहले से ही अपना मैनेजमेंट है, वो है, लेकिन जो बात है आम बागवान की, कि जब उसका सेब उस मॉल पे जाएगा ना तो हम सफलता मानेंगे। अब बड़े बागवान का सेब वहाँ पर जा रहा है तो वो नहीं है, लेकिन हमारा उसका फ़ायदा हो रहा है। अब अदानी बहुत अच्छा है, बहुत बड़े अब देखियो तकरीबन, लेकिन उसका अमूमन आम जनता को फ़ायदा नहीं हो रहा है। आम जनता को आज भी उसी लोकल मंडी में जाना पड़ रहा है और उन्हीं आड़तियों के भरोसे उनको रहना पड़ रहा है। हाँ, बड़ा ग्रोवर है वो कर लेता है इसको मैनेज। तो सरकार से भी हमारा ये अनुरोध है कि इस चीज़ को बढ़ाना चाहिए। और मतलब एक आम किसान जो छोटा ग्रोवर है, जो 500 पेटी का ग्रोवर है, उसकी इनकम हुआ है, अगर उसका सेब अच्छी उसमें जाएगा तो उसकी इनकम बढ़ेगी, तो वो उसके ऊपर काम जो है वो
होना चाहिए, वो सरकार को भी करना चाहिए और इंडिविजुअल जो हमारे जो बड़े बड़े फार्मर हैं उनको भी, छोटे किसानों को अपने साथ जोड़ के उनका भी थोड़ा जो है भला करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, बहुत आप बहुत कार्यक्रम में आए, इतने सरल और गहराई से आपने आज के पूरे प्रोग्राम में अपने विचार साझा किए और जो भी हमारे दर्शक हैं उनके आपने सवालों के उत्तर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका सभी का बहुत बहुत जी। तो दर्शकों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में थे मिस्टर संजीव चौहान जी। हमें आशा है आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। सेब और स्टोन फ्रूट्स और बागवानी से जुड़े जितने भी विषय हैं और इससे जुड़े जितने भी तमाम सवाल हमारे दर्शकों ने हमसे पूछे, आप सभी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति, आपका दूरदर्शन देखना और सारी चीज़ों को सुनना समझना हमारे लिए बहुत उपयोगी है और हमें बहुत गर्व महसूस होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अंक में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।